नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। कल हमने कुछ संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था जो कि प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व स्थापित हुई थी, और उनका भी उद्देश्य, ज़्यादातर का उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार के उद्देश्य से था। ये प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ है, इसका उद्देश्य भी सामाजिक सुधार था, या राजनीतिक जागृति, जन जागृति पैदा करना था लोगों के अंदर, स्वयं की सरकार स्थापित करना था। लोग जो है सामंतों के अत्याचार से, जागीरदारों के अत्याचार से परेशान थे। आम जनता जो है, सबसे निचला वर्ग, किसान, मजदूर वर्ग जो है, आम जन परेशान था सामंतों से, ठिकानेदारों से, जागीरदारों से, इनसे परेशान था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स जनता के द्वारा, जनता से वसूलते थे। इन पे से टैक्स वसूलता था राजा, और राजाओं पे से टैक्स वसूलते थे अंग्रेज। एक सिस्टम चल रहा था। यूं तो देश अंग्रेजों का गुलाम था, और सब लोग अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन जनता अंग्रेजों से ज़्यादा सामंतों से परेशान थी, क्योंकि डायरेक्टली टच में, सामंतों के डायरेक्ट टच में थी जनता। अंग्रेज टैक्स का कलेक्शन, टैक्स की मांग करते थे, वो टैक्स की मांग राजाओं से करते थे, और राजा जागीरदार, सामंत और ठिकानेदारों से मांग करता था, और ठिकानेदार, सामंत और जागीरदार जो है जनता से टैक्स वसूलते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। यानी कि जनता का सीधा अत्याचार, सामंतों का, जागीरदारों का, ठिकानेदारों का, इनका सीधा अत्याचार था जनता के ऊपर। इतना अत्याचार अंग्रेजों से इतनी दुखी नहीं थी जनता, क्योंकि अंग्रेजों का सीधा संपर्क नहीं था एंड यूजर से, यानी कि किसानों से, मजदूर से, आम जनता से सीधा संपर्क नहीं था। अंग्रेजों का संपर्क राजाओं से था। तो इस सब से मुक्ति पाने के लिए जनता ने प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की। प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत जो है, अपना स्वयं का शासन, जनता का शासन, यानी कि स्वतंत्र शासन स्थापित करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे दी हुई लाल बटन पर टिप करें, और उसके बगल से दी हुई घंटी वाले आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाया करे आपको वीडियोस के। और आपने अभी तक अगर हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी करें हमारी वीडियोस को। आइए देखते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों का अधीन था, और अंग्रेजों के अधीन 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। लगभग दो शतक तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसके अलावा हमने कल कुछ संस्थाओं की बात करी थी। वो संस्थाएं हमारी आज़ादी से पूर्व स्थापित हो गई थी, प्रजामंडल आंदोलन से पूर्व, बाद में और उसके दौरान कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी। उनमें से ही एक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1985 में हो गई थी। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सलाह पर ही जो है प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 में एक अधिवेशन होता है मद्रास के अंदर, जिसे मद्रास अधिवेशन कहा जाता है। इसमें देशी रियासतों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी गई थी। दो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहिए, ऐसी मंशा जाहिर की गई थी कांग्रेस अधिवेशन में सन 1927 ईस्वी में। देशी रियासत का मतलब होता है जो राजाओं का शासन होता है, राजाओं के शासन का, और उत्तरदायी शासन का मतलब है जनता का शासन या लोकतंत्र का शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब जनता का शासन स्थापित करने की सलाह 1927 में कांग्रेस अधिवेशन के अंदर दी गई थी। इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल का गठन करना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया था।
यानी कि 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडलों का गठन किया जाए, ये फैसला किया गया था। प्रजामंडल का मतलब होता है जनता की एक संस्था है, जनता की सरकार है, जनता का शासन है। इस आंदोलन में कांग्रेस ने, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलनों से अलग रहेगी, प्रजामंडल आंदोलन अलग रहेंगे और कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलनों में भाग नहीं लेगी। ऐसा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में डिसाइड किया गया था। लेकिन 1939 में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस ने प्रजामंडलों के आंदोलन का साथ देगी ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि कांग्रेस भी जो है प्रजामंडल आंदोलनों में साथ देगी। प्रजामंडल की बात करते हैं। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा की सरकार, जनता की सरकार की मांग करने वाली संस्था। जनता की सरकार या प्रजा की सरकार, जनता की सरकार या प्रजा की सरकार की मांग करने वाली संस्था जो है प्रजामंडल कहलाती है। अपनी मांगों को तथा अपनी सरकार को बनाने के लिए देशी रियासतों में जो आंदोलन हुए उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। यानी कि देशी सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए जो आंदोलन हुए, जो मांग हुई, वो जो है प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। इनका उद्देश्य क्या था कि देशी रियासतों में राजा की छत्रछाया में, देशी रियासतों में राजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में हुई थी कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में, कपूर चंद पाटनी के अध्यक्षता में सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यह नैतिक तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया था इस संस्था के द्वारा। नैतिक और रचनात्मक शब्द का मतलब होता है अच्छे कार्य, जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य। इसने नैतिक और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया था इस संस्था के द्वारा। कुछ समय बाद ये संस्था निष्क्रिय हो गई थी, कुछ समय बाद जो है ये संस्था निष्क्रिय हो गई थी। जयपुर प्रजामंडल को अगर राजस्थान क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहला प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, तो ये जयपुर प्रजामंडल ही है, जिसका 1931 में सर्वप्रथम गठन हुआ था कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। पहले प्रजामंडल का गठन हुआ था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद यह निष्क्रिय हो गया था। फिर इसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। फिर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। पुनर्गठन सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर राज्य में प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। 1936 में जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र बने थे और महामंत्री जो है हीरालाल शास्त्री रहे थे। यानी कि जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन में अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र और महामंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जबकि 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज बने थे। 1936 में चिरंजीव लाल मिश्र, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज थे और बाद में फिर हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे थे। 1939 में जयपुर की सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यानी कि 1939 में 31 में बनी थी, फिर निष्क्रिय हो गई थी, 36 में पुनर्गठन हुआ था और 1939 में जयपुर की सरकार के द्वारा जयपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन हुआ। जब इसको गैर कानूनी घोषित किया गया, जयपुर में सत्याग्रह हुआ। 1939 ईस्वी में ही सत्याग्रह हुआ और चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में ये जो है सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा चिरंजीव लाल जब सत्याग्रह हुआ तो सरकार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किस किस को किया? चिरंजीव लाल मिश्र,
के अलावा बलवंत सावलराम देशपांडे, कपूरचंद पाटनी को, गुलाबचंद कासलीवाल को और दौलतमल पिंडारी आदि व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया सत्याग्रह के दौरान। कुछ महिलाओं ने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। वो महिलाएं कौन सी थी? रत्ना शास्त्री, दुर्गा देवी, रमा देवी, इंदिरा देवी, सुशीला देवी आदि महिलाओं ने भी अपनी गिरफ्तारियां दी थी इस सत्याग्रह आंदोलन में। यानी कि गिरफ्तारी देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे इस सत्याग्रह के दौरान? जब जयपुर प्रजामंडल को क्या नाम है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, तो इसके विरोध में लोगों ने सत्याग्रह किया था 1939 में, और सत्याग्रह के दौरान जयपुर की सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चिरंजीव लाल मिश्र थे, बलवंत सावलराम देशपांडे, कपूरचंद पाटनी, गुलाबचंद कासलीवाल, दौलतराम पिंडारी आदि व्यक्ति थे। कुछ महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी थी। वो महिलाएं थी रत्ना शास्त्री, दुर्गा देवी, रमा देवी, इंदिरा देवी, सुशीला देवी आदि महिलाओं ने भी जो है गिरफ्तारियां दी थी। जयपुर राज्य प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर राज्य में जन जागृति लाने का श्रेय जो है अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। जयपुर राज्य में जन जागृति लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। 1927 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी, और 1922 ईस्वी में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। यानी कि 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, और हिंदी को राजभाषा सबसे पहले 1927 में भरतपुर रियासत में बनाया था। जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की बात करें तो इसके 2 अधिवेशन हुए थे जयपुर प्रजामंडल के। पहला अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था जयपुर प्रजामंडल का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने जो है हिस्सा नहीं लिया था। इसमें क्या हुआ था कि एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता 1942 ईस्वी में। समझौता किस किस के बीच हुआ था? जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों के बीच में, जयपुर प्रजामंडल के सदस्य और जयपुर सरकार के मध्य। जयपुर प्रजामंडल और जयपुर सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता। इसमें जयपुर प्रजामंडल की तरफ से जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। उस समय पे हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष थे 1942 में। हीरालाल शास्त्री और जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को नाम दिया गया था जेंटलमैन समझौता, जो कि 1942 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कर लिया था। यानी कि जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, इससे अलग कर लिया था भारत छोड़ो आंदोलन से, क्योंकि उसमें यही शर्त थी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा मत लीजिए, जयपुर में कोई दंगा फसाद मत कीजिए, कोई आंदोलन मत कीजिए, और इस आंदोलन को समाप्त होने के बाद हम जो है जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर देंगे। लेकिन प्रजामंडल के सभी सदस्य इससे सहमत नहीं थे। अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने यह समझौता कर लिया था, लेकिन सभी सदस्य जो है इससे सहमत नहीं थे। जो सभी सदस्य इससे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने एक अलग संस्था का गठन किया था।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसी कौन सी प्रजामंडल थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो कुछ सदस्य असंतुष्ट थे इस बात से कि प्रजामंडल जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे जयपुर प्रजामंडल, तो उन्होंने एक नए मोर्चे का गठन किया। वो नए मोर्चे का नाम रखा गया आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चे का गठन किया गया 1942 ईस्वी में ही किया गया। इसमें गठनकर्ता कौन कौन थे? हरीशचंद्र थे, हरीशचंद्र, रामकरण, दौलतमल, भंडारी आदि लोगों ने जो है आजाद मोर्चे का गठन किया। और जयपुर प्रजामंडल के कई सदस्यों ने जेंटलमैन समझौते का विरोध किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आजाद मोर्चा के द्वारा, आजाद मोर्चे के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस संस्था का गठन किया गया था। आजाद मोर्चे का गठन किया गया था, सिर्फ इसीलिए गठन किया गया था कि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो है आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। बाद में 1945 ईस्वी के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है आजाद मोर्चे और जयपुर प्रजामंडल का विलय कर दिया गया था। यानी कि 1945 ईस्वी में आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल का विलय कर दिया गया था नेहरू जी के कहने पर। 1 मार्च 1948 को जयपुर में प्रधानमंत्री बी.टी. कृष्णामाचारी ने उत्तरदायी शासन स्थापना करने की घोषणा कर दी थी। तिथि याद रखें, 1 मार्च 1948 को, आजादी के बाद 1 मार्च 1948 को जयपुर के प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। और 30 मार्च 1949 को, इसके लगभग 1 साल बाद, लगभग 11 महीने बाद जो है जयपुर बृहद राजस्थान का हिस्सा बन गया था, बृहद राजस्थान में मिल गया था। जो राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण था, चौथा चरण था, वहां पर उसमें मिल गया था और एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया था, जिस सरकार के प्रधानमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री थे। ये बाद में मुख्यमंत्री भी बने। हीरालाल शास्त्री उसके प्रधानमंत्री थे और बाद में मुख्यमंत्री भी रहे। इस तरह से जयपुर प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल एक छोटा प्रजामंडल था। इसमें हमें केवल डेट और स्थापित करने वाले सदस्यों के नाम याद रखने और कुछ विशेष याद नहीं रखना। जैसे किशनगढ़ प्रजामंडल है, 1939 में स्थापित हुआ था और कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह, कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 2 बार किया गया था। पुनर्गठन नहीं किया गया, बल्कि गठन ही 2 बार किया गया नए सिरे से। पहली बार 1936 में गठन किया गया था और दूसरी बार 1945 में गठन किया गया था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 1936 और 1945 में 2 बार किया गया। चुन्नीलाल और अमृतलाल के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। चुन्नीलाल और अमृतलाल के द्वारा जो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल के। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है 1942 ईस्वी में गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था भंवरलाल निगम तथा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। तो कोटा प्रजामंडल जो है
इसे हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से भी जानते थे और 1934 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1934 ईस्वी में नेनूराम शर्मा तथा प्रभुलाल विजय के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। 1938 में नेनूराम शर्मा तथा अभिन्न हरि तनसुख लाल मिश्र, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल के द्वारा पुनर्गठित किया गया था। पहले इसके जो गठन किया गया था कोटा प्रजामंडल का, वो 1934 ईस्वी में नेनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय के द्वारा किया गया था। 1938 में पुनः पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठनकर्ता नेनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल थे, कोटा प्रजामंडल को पुनर्गठित करने वाले। इसके बाद बात करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की। तो झालावाड़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी में गठित हुआ था। ये मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष बने थे और मकबूल आलम इसके उपाध्यक्ष रहे थे। मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष बने थे और मकबूल आलम इसके उपाध्यक्ष बने थे। कन्हैयालाल मित्तल भी इसके सदस्य रहे थे। किसके? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में स्थापित हुआ। मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष थे और मकबूल आजम जो है इसके उपाध्यक्ष बने थे। कन्हैयालाल मित्तल भी इसके सदस्य रहे थे। इसके बाद बात करते हैं हम जयपुर राज्य प्रजामंडल आंदोलन। ये तो रिपीट हो गया शायद, हाँ रिपीट हो गया। अगला मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिकलाल वर्मा को दिया जाता है। उदयपुर में जो प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, इसका श्रेय, स्थापित करने का श्रेय जो है माणिकलाल वर्मा को दिया जाता है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 में हुई। 24 अप्रैल 1938 में साहित्य कुटीर उदयपुर के अंदर हुई। साहित्य कुटीर जो है एक मकान का नाम है, एक घर है। ये घर है बलवंत सिंह मेहता का। बलवंत सिंह मेहता का घर है साहित्य कुटीर। उसके घर का नाम था साहित्य कुटीर। उदयपुर के अंदर इसका घर था। इसके घर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई और इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बलवंत सिंह मेहता को ही बनाया गया। गठनकर्ता माणिकलाल वर्मा थे, लेकिन अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता रहे मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके सदस्यों की बात करें तो भूरेलाल बयां, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद व्यास और भवानी शंकर वैद्य इसके प्रमुख सदस्य थे। चौबीस सितंबर 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मेवाड़ सरकार के द्वारा 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, जबकि 24 अप्रैल 1938 को इसका गठन हुआ था। यानी कि अप्रैल से और सितंबर तक 5-6 महीने ही ये चल पाई। उसके बाद इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद फिर अक्टूबर 19 में ही सत्याग्रह आंदोलन किया गया इनके द्वारा। सत्याग्रह आंदोलन का सहारा लिया गया और सत्याग्रह आंदोलन में भूरेलाल बयां को सराड़ा के किले में नजरबंद कर दिया था। सराड़ा की जेल में, यानी सराड़ा के किले में इन्हें नजरबंद किया गया था, बंदी बनाया गया था भूरेलाल बयां को सत्याग्रह के दौरान। और माणिकलाल वर्मा को जो है कुंभलगढ़ के दुर्ग में बंदी बनाया गया था। इस सराड़ा के किले को एक संज्ञा दी गई है, वो मेवाड़ के काले पानी की संज्ञा दी गई है। मेवाड़ का काला पानी, जैसे भारत के काले पानी की सजा कहाँ पे भेजते थे काले पानी की सजा के लिए? वहां भेजते थे अंडमान निकोबार में, उसे कहते थे काले पानी की सजा है। इसी तरह से मेवाड़ के काले पानी की सजा कहते थे सराड़ा के किले में। सराड़ा के किले की जेल को
मेवाड़ के काले पानी की सजा कहते थे, जहां पर कि भूरेलाल बयान को बंदी बनाया गया था। माणिकलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में बंदी बनाया गया था। माणिकलाल वर्मा का मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील नामक 2 पुस्तकें अजमेर से प्रकाशित की गई। यानी कि माणिकलाल वर्मा के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। वो पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील। मेवाड़ वासियों से अपील, ये 2 पुस्तक लिखी थी अजमेर के अंदर। जब माणिकलाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया था तो इन्हें मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था और ये अजमेर में रहने लगे थे। और अजमेर में रहने के दौरान इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों की अपील। ये दोनों पुस्तकें लिखी थी और अजमेर से ही प्रकाशित कराई थी ये दोनों ही पुस्तकें। इसके अलावा इस आंदोलन में जो है कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया था, कुछ महिलाओं को भी यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था मेवाड़ के राज्य से। तो वो महिलाएं थी नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी और आदि महिलाओं को जो है मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था इस आंदोलन के दौरान। कौन कौन? नारायणी देवी, स्नेहलता और भगवती देवी आदि महिलाओं को भी यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था इस सत्याग्रह के बाद। उन्नीस ईस्वी में महात्मा गांधी ने मेवाड़ की सरकार को एक पत्र लिखकर मेवाड़ प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी और वर्मा जी को जेल में से तबीयत खराब होने के कारण जेल से रिहा करने की मांग की थी। हुआ क्या था, जो माणिकलाल वर्मा थे ये कुंभलगढ़ जेल में बंद थे, कुंभलगढ़ जेल में बंदी थे। वहां पर इनकी तबीयत खराब हो गई और इस बात की सूचना महात्मा गांधी को मिली। तो महात्मा गांधी ने मेवाड़ की सरकार को, मेवाड़ के महाराणा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेवाड़ प्रजामंडल पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को आपको हटाना चाहिए, हटा ले। और वर्मा जी को क्योंकि उनकी तबीयत खराब है अतः उन्हें जेल से रिहा कर दें, ये सलाह दी गई थी। परिणाम स्वरूप माणिकलाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया था और मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल पर से लगे प्रतिबंध हटा लिए थे, उसे पुनः बहाल कर दिया था। महात्मा गांधी के लेटर का बड़ा प्रभाव होता था। महात्मा गांधी बहुत कम राजाओं से कहते थे, अदरवाइज ये राजाओं से कहते तो बहुत पहले या बहुत जल्दी जो है जनता को मुक्ति मिल सकती थी, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता थे और इनका प्रभाव था। मेवाड़ प्रजामंडल में माणिकलाल वर्मा ने वेगार और बलेट प्रथा के विरुद्ध फिर आंदोलन चलाया था। जैसे ही वो जेल से मुक्त हुए, जेल से मुक्त होने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उपरांत उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को फिर से सक्रिय किया और राज्य में बेगारी प्रथा और बैलेट प्रथा के विरुद्ध में जो है फिर आंदोलन चलाया और परिणाम स्वरूप मेवाड़ सरकार ने इनकी दोनों बातों, दोनों चीज़ों पर रोक लगा, दोनों प्रथाओं पर रोक लगा दी थी। तो ये इस प्रजामंडल की जो है पहली नैतिक जीत थी। इस प्रजामंडल की यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की पहली नैतिक जीत कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने बेगार और बेलेट प्रथा पर रोक लगवा दी थी महाराज के द्वारा आंदोलन करके। जब अखिल भारतीय देशी क्या नाम है, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन 25 दिसंबर 1945 को, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन 25 दिसंबर 1945 को उदयपुर में आयोजित हुआ था। ये 5-6 दिन चला था, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चला था ये अधिवेशन जो है। इस अधिवेशन में देश के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में आए थे और इस अधिवेशन में मेवाड़ राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। मेवाड़ राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद
के छठे अधिवेशन में की गई थी, जो कि उदयपुर में ही आयोजित हुआ था। 6 मई 1948 को मेवाड़ सरकार ने उत्तरदायी शासन अर्थात लोकप्रिय सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर दी थी। यानी कि 6 मई 1948 को आजाद होने के बाद 6 मई 1948 को मेवाड़ की सरकार ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की या लोकप्रिय सरकार स्थापित करने की घोषणा की थी। इससे पहले 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का एकीकरण जो चल रहा था, तो एकीकरण के तृतीय चरण में जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, उस समय पे जो उदयपुर का जो विलय है वो संयुक्त राजस्थान के अंदर हो गया था। उदयपुर का विलय 18 अप्रैल 1948 को पहले ही हो गया था। माणिकलाल वर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, जो बाद में मुख्यमंत्री कहलाए थे। मुख्यमंत्री कहो या प्रधानमंत्री कहो, उस समय प्रधानमंत्री शब्द था इनके लिए। माणिकलाल वर्मा जो है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे और 18 अप्रैल 1948 को इसका एकीकरण का तृतीय चरण हो गया था। उसके कुछ दिन बाद 6 मई 1948 को मेवाड़ की सरकार ने यह उत्तरदायी सरकार की घोषणा की थी। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल के। तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन 1938 में हुआ था। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था, ऐसा राजस्थान थ्रू द एसेज नाम की पुस्तक में वर्णन है। राजस्थान थ्रू द एसेज नाम की पुस्तक के अकॉर्डिंग 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने थे। इसके सदस्य किशनलाल जोशी, ठाकुर देसराज, मास्टर आदित्येंद्र नाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये इसके सदस्य बने थे। दोस्तों, इसका गठन जो है, भरतपुर प्रजामंडल का गठन जो है, राज्य से बाहर हुआ था। राज्य से बाहर कहाँ? हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में हुआ था। रेवाड़ी में इसका गठन हुआ था, जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। भरतपुर प्रजामंडल का गठन रेवाड़ी के अंदर हुआ था 1938 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। सदस्य किशन लाल जोशी, ठाकुर देसराज, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। भरतपुर प्रजामंडल या भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को विलय हो गया था और इसके प्रधानमंत्री जो बने थे वो शोभाराम कुमावत थे। इनका संबंध अलवर से है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था, जहां भरतपुर राज्य का विलय हो गया था। उसमें प्रधानमंत्री जो बने थे अलवर के शोभाराम कुमावत बने थे और उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, दो उप प्रधानमंत्री बने थे। इन दोनों का संबंध भरतपुर से है। उप प्रधानमंत्री जो रहे गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद बात करते हैं करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल जो है 1938 में गठन हुआ था करौली प्रजामंडल का। इसके अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर बने थे। सदस्य जो है चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह रहे थे। करौली प्रजामंडल 1938 में गठन हुआ था। अध्यक्ष त्रिलोकी चंद माथुर और सदस्य जो है चिरंजीव शर्मा और कुंवर मदन सिंह इसके सदस्य रहे थे। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो कुछ नवयुवकों ने मिलकर 16 अप्रैल 1935 में बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। यानी कि बंबई के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी, लेकिन इसे जो है प्रवासी सिरोही प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिरोही सरकार के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है कुछ उत्साही नवयुवकों के द्वारा 16 अप्रैल 1935 में बंबई के अंदर कर दी गई थी, जिसे सिरोही प्रजामंडल
जिसे प्रवासी सिरोही प्रजामंडल के नाम से जाना जा गया था, और सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी। इसके उपरांत 22 जनवरी 1939 में सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कब? 24 जनवरी 1939 को सिरोही में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद भरतपुर प्रजामंडल, ये तो हमने पढ़ लिया। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में गठन हुआ था। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बने थे। सदस्य जो है किशनलाल योगी, ठाकुर देसराज, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी रहे थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। मत्स्य संघ में भरतपुर का जो विलय जो है 18 मार्च 1948 को हो गया था। मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को बना था। इसके प्रधानमंत्री सोमाराव कुमावत थे। प्रथम चरण में इसका एकीकरण का प्रथम चरण था ये, और उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी यहाँ के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों अगले की बात करते हैं हम, ये है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल जो है 1938 में गठन हुआ था इसका, और इसका गठन किया था हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर प्रजामंडल का गठन किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1936 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसका गठन किया था कृष्ण दत्त पालीवाल, श्री मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था सन 1936 ईस्वी में। सन 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल का गठन कृष्ण दत्त पालीवाल, श्री मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा जो है धौलपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये हमने कुछ प्रजामंडल देखे आज, बाकी कुछ कल देखेंगे, कुछ और देखेंगे कल को एक दूसरे पार्ट के अंदर। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को भी लाइक करें। आपने हमारा वीडियोस देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।